स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजनेताओं को आपत्तिजनक बयानों से करना चाहिए परहेज। दिल्ली चुनाव में हार के बाद टाइम्स नाउ सम्मेलन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, चुनाव को हार जीत के नजरिए से देखने के बजाय पार्टी की विचारधारा के विस्तार पर बीजेपी का भरोसा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के तरीकों को लेकर उठाए सवाल। अनुच्छेद 370 को हटाना संसद से मंजूर, आंतरिक प्रशासनिक फैसला। कनाडा सीनेट के प्रतिनिधियों से मुलाकात में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया ने कहा, देश के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल की कोई जगह नहीं। कनाडा से रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक करनी होगी उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। सोशल मीडिया और अखबारों में भी देनी होगी उम्मीदवारी तय किए जाने से जुड़ी वजह। व्यवस्था का पालन नहीं करने पर कोर्ट के संज्ञान में मामला लाएगा चुनाव आयोग। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पंचायत उपचुनाव का ऐलान। 12,000 से ज्यादा पंच और सरपंच की सीटों के लिए 5 मार्च से 20 मार्च के बीच 8 चरणों में होगा मतदान। और कोरोना वायरस को लेकर भारत में नियंत्रण में है स्थिति। संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध। 21 हवाई अड्डों और सभी प्रमुख बंदरगाहों पर जांच जारी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। टाइम्स नाउ समिट में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के फैसलों, दिल्ली चुनाव, शाहीन बाग और नागरिकता संशोधन कानून समेत सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी के लिए चुनाव केवल सत्ता हासिल करने का रास्ता नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी विचारधारा का विस्तार करना है। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि ये सीएए और एनआरसी पर जनादेश नहीं है, लेकिन पार्टी विनम्रता से लोगों के फैसले को स्वीकार करती है। चुनाव बहुत सारे दलों के लिए सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारे लिए चुनाव हमारी आइडियोलॉजी को भी एक्सपांड करने का एक मौका होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, सिर्फ जय पराजय के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। जय पराजय के भी मायने हैं, इसके लिए भी लड़ते हैं, मगर सिर्फ जय पराजय के लिए हम नहीं लड़ते। चुनाव बहुत सारे मुद्दों को मिलकर एक कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट होता है, जिसमें से एक विचारधारा भी होती है। बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि हम चुनाव हारे हैं और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते दिल्ली में बैठकर बड़े स्पिरिट से ये सरकार ढंग से चले, इसकी चिंता करेंगे। दिल्ली चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से विवादित बयान पर अमित शाह ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती और पार्टी नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मगर बाकी सब जो आपने कहा वो भी बयान नहीं देने चाहिए। पार्टी ने तुरंत ही अपने आप को अलग किया है। इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा हो सकता है, क्योंकि वोट देने वालों को क्यों वोट दिए है ये तो अंदर लिखने की व्यवस्था है नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा, मगर हो सकता है भुगतना पड़ा हो। शाहीन बाग और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा आज भी है कि विरोध प्रदर्शन किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएए पर वो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है। और ये आज भी मुद्दा है कि प्रोटेस्ट देश में कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेस्ट की व्याख्या क्या हो और किस मुद्दे पर किए जा सकते हैं।
ये डिस्प्यूट का चर्चा का मुद्दा है ही, आज भी है, और इसमें हमारा एक मत है। जिस तरह से शाहीन बाग की तरफदारी करने वालों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, इस तरह से हमें भी तो हमारा मत व्यक्त करने का अधिकार है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कि किस प्रावधान के तहत, किस प्रोविजन के अंडर वो ऐसा फील करते हैं कि ये एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी है। और आप भी अगर स्टडी किया हो, ऑडियंस में भी किसी ने स्टडी किया तो जरूर बताएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है चर्चा करने में। अगर विरोध करना ही है भारतीय जनता पार्टी का और विरोध के लिए निकलना ही है, मुद्दा हो या न हो, तो फिर तो हो ही सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत समेत दुनिया भर में युवाओं के बीच नशे का बढ़ता इस्तेमाल बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी के विषय पर बिम्स्टेक देशों के आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत मादक पदार्थों को देश में न आने देगा और न ही यहां से जाने देगा। भारत वो नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक सुगठित नीति और सभी एजेंसियों के बीच तालमेल की व्यवस्था भारत ने बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में बिम्स्टेक संगठन के सदस्य देशों के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए मजबूती से खड़ा है। हमने मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार को पूर्णतया कंट्रोल करने के लिए एक सुगठित नीति बनाई है। मैं आज आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दुनिया में से कहीं से भी भारत में मादक पदार्थों को आने भी नहीं देंगे और भारत से कहीं पर जाने भी नहीं देंगे। बिम्स्टेक सम्मेलन में नशे की तस्करी से मुकाबला विषय पर गृहमंत्री ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस इस दिशा में नया कदम है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के व्यापार से कमाया गया पैसा देश और समाज को अस्थिर करने के लिए किया जाता है। साथ ही इस पैसे से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। नशे का व्यापार आतंकियों और देश विरोधी तत्वों, समाज विरोधी तत्वों के लिए भी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। इन देश विरोधी तत्वों के पास नशे के व्यापार से कमाया गया पैसा देश और समाज को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गृहमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 27 करोड़ लोग नशे का शिकार हैं, जो कि चिंता का विषय है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार ने नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समन्वय स्थापित किया है, जिसके तहत पिछले 5 सालों में भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की है। बिम्स्टेक दरअसल बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम का नाम है, जो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। इस पर किसी देश को दखल करने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने ये बात कनाडा के सीनेट के अध्यक्ष जॉर्ज जे फ्यूरे की अगुवाई में वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके देश में कोई भारत के खिलाफ गतिविधि चल रही है तो उस पर कनाडा की संसद संज्ञान ले। I only request you to please sensitize the members of your parliament on the one aspect that is important to avoid providing platform to any anti-Indian efforts or activities in your parliament or outside parliament. बैठक में उपराष्ट्रपति ने भारत और कनाडा के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर भी जोर दिया गया। Our historic ties
both countries, we have historically, we have good relations, and we have common shared values, and both of us are democracies, and we believe in openness and multilateralism. This is the commonality between both of our countries. And the bilateral trade between both the countries is increasing. There is still a lot of scope, and also the people-to-people contact also is increasing. I'm very happy that you welcome Indians with open arms. बाद में कनाडा के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट के राजनीतिक दलों के लिए इस बाबत निर्देश भी जारी किया है कि वो अपनी वेबसाइट पर ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन करने के बाद राजनीतिक दल चुनाव आयोग को इस बारे में 72 घंटे में जानकारी देंगे। चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कौन कौन से आपराधिक मामले लंबित हैं और राजनीतिक दलों ने उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया है, अब इस बारे में मतदाताओं को पूरी जानकारी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में गुरुवार को ये बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लंबित आपराधिक मुकदमों का पूरा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ ही उम्मीदवारी के लिए चुने जाने की वजह भी बताएं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया, एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय अखबार में ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग अपने अधिकार के मुताबिक कार्रवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ये लिया है कि इलेक्शन कमीशन पूरा इसकी मॉनिटरिंग करेगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है, इस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट चलेगा। कंटेम्प्ट का मतलब पार्टी अध्यक्ष को सजा हो सकती है। कंटेम्प्ट का मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल सीज किया सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से जुड़ी अवमानना याचिका पर आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एफ नारीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछले 4 चुनावों के दौरान राजनीति के अपराधीकरण में चिंताजनक स्तर तक वृद्धि महसूस की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के चलते सुप्रीम कोर्ट में अदालत के फैसले की अवमानना को लेकर याचिका दायर की गई थी। आपराधिक छवि वाले नेताओं को राजनीति में रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया को भी इसमें जोड़ दिया है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी अब तय कर दी गई है। तो आने वाले समय में राजनीति को सामाजिक उत्तरदायित्व समझने वाले लोगों की आसानी से इसमें एंट्री हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन दिलीप के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। आइए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। आयुष्मान भव में इस बार बात लिवर सिरोसिस की। हमारे साथ जुड़ेंगे पद्मश्री डॉक्टर शिव कुमार सरीन। तो कॉल कीजिए और पूछिए सवाल। शनिवार सुबह 11 से 12 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 5 मार्च से 20 मार्च के बीच पंचायत उपचुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार पंचायत उपचुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने गुरुवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। कुल 8 चरण में 12,000 से ज्यादा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 5 मार्च को,
दूसरे चरण के लिए 7 मार्च, तीसरे चरण के लिए 9 मार्च, चौथे चरण के लिए 12 मार्च, पांचवें चरण के लिए 14 मार्च, छठे चरण के लिए 16 मार्च, सातवें चरण के लिए 18 मार्च और आठवें यानी आखिरी चरण के लिए 20 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण के मतदान के लिए 15 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। Bandipur 12 blocks, 9 blocks will get into election to fill up 45 Sarpanch vacancies and 603 Panch vacancies. Srinagar 4 blocks, all 4 blocks will get into election to fill up 9 vacant Sarpanch vacancy and 155 Panch vacancy. पंचायत उपचुनाव के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जहां पंचायत चुनाव होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चुनाव संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को फिलहाल कोई अनुरोध नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में 33,592 पंच और 4,290 सरपंच की सीटें हैं। साल 2018 में नवंबर-दिसंबर में हुए चुनाव में इनमें से 22,214 पंच और 3,459 सरपंच के लिए चुनाव हुआ था। हालांकि उसके बाद से कई सीटें निर्वाचित पंच और सरपंचों के निधन, इस्तीफे जैसे कारणों से खाली हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 25 विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दूसरा आधिकारिक जत्था आज दूसरे दिन जम्मू पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन से मुलाकात की। उन्हें राज्य की सुरक्षा स्थितियों से अवगत कराया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस गीता मित्तल से मुलाकात की। इसके बाद सभी सदस्य उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे। इससे पहले कल यानी पहले दिन सभी राजनयिकों ने प्रसिद्ध कारोबारी समुदायों और राजनेताओं से व्यापक चर्चा की थी। The reason we came here was to see the normalization of the situation here after the 370 elimination. We are very pleased to see that there is commerce and traffic and people in the streets. और बात कोरोना वायरस से जुड़ी हुई करते हैं। कोरोना वायरस से एक और चीन में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को चिंता में भी डाल दिया है। भारत में कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति पर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम सरकार ने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वुहान शहर से भारतीयों को लाने वाले खास ऑपरेशन की तारीफ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चीन से पैदा हुए कोरोना वायरस के संकट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत भी इससे छूता नहीं है। केरल में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आने के बाद भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों के समूह की उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस की भारत में स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस से डरने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। We had started all our precautions and screening and everything possible that we should have done on 17th of January itself, issuing advisories to the states, issuing advisories to the passengers, travelers going to China or likely to come back from China, and also starting screening at all the major airports. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चीन के वुहान शहर से 645 भारतीयों को लाया गया है। साथ ही हवाई अड्डों पर 2.5 लाख भारतीयों की स्क्रीनिंग की गई है। खास तौर पर बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, हांगकांग से आने वाले लोगों की लगातार जांच की जा रही है। Our level we are coordinating with the whole country, the health secretaries, the union health secretaries coordinating with all the secretaries of all the other departments in the government. The Prime Minister made a group of ministers committee with
me as the chairman and the other my distinguished colleagues there on that committee, they are also monitoring everything. हालांकि देश के केरल राज्य को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार हर हालात पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है। जापान के पास क्रूज पर 2 भारतीय लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश मंत्रालय उनकी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। चीन में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक चीन में कोरोना वायरस से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में BES की ओर से 26वां अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट तकनीक तेजी से बदल रही है और इसमें $1 अरब का उद्योग बनने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आपदा और इमरजेंसी के वक्त जब बाकी नेटवर्क काम नहीं करते तो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पीड़ित लोगों तक महत्वपूर्ण संदेश भेजा जाता है। ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी है। जब भी डिज़ास्टर हो, इमरजेंसी हो, बाकी टेलीकॉम नेटवर्क स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उस समय भी ब्रॉडकास्टिंग आप तक जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं ये डिलीवर करता है। अपने फिशरमैन हो जो हाई सीज पे जाते हैं, जहाँ अर्थक्वेक हो, जो भी सिनेरियो हो। यहाँ ब्रॉडकास्ट और मीडिया इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले नवीन उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें स्टूडियो लाइट, टेलीप्रॉम्प्टर और लेटेस्ट ENG कैमरों को प्रदर्शित किया गया। will be the entry for the people, those are manufacturer of India, because this यहाँ पे मेक इन इंडिया का भी काफ़ी उन्होंने ये किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है। उससे साफ जाहिर होता है कि भारत में या हिंदुस्तान में या प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए, ज़रूरत है। ये टेलीप्रॉम्प्टर अभी पिछले 2 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है इंडिया में और ये उसका लेटेस्ट वर्जन है एंड वी कॉल इट टूललेस टेलीप्रॉम्प्टर। सो यूज़र को यूज़ करने के लिए किसी भी बिना किसी टूल के वो इस टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ कर सकता है। ये कॉन्फ्रेंस 13 फरवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चलेगी, जिसमें देशी और विदेशी ब्रॉडकास्टर निवेशक हिस्सा लेंगे। अगले 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम स्टेक होल्डर्स तकनीक और इनोवेशन के माध्यम से ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कैमरामैन प्रशांत करमारकर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और बात करते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन 2018 के स्तर के बराबर रहा। पिछले साल में दुनिया भर में ऊर्जा के लिए 33 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया, जबकि इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% की दर से बढ़ी है। 2018 के मुकाबले 2019 में ऊर्जा के लिए कोयले का इस्तेमाल 200 मिलियन टन कम हुआ है, लेकिन इस दौरान तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के CO2 उत्सर्जन में 370 मीट्रिक टन से अधिक की गिरावट देखी गई। दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। दिवंगत नेता और देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दिवंगत सुषमा स्वराज के भारतीय कूटनीति में बहुमूल्य योगदान और प्रवासी भारतीयों की सेवा के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि है। 4 दशक के लंबे राजनीतिक जीवन में सुषमा स्वराज को 4 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के लिए चुना गया। उन्होंने विदेश, सूचना और प्रसारण, संसदीय कार्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में काम किया
उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभाई। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहीं। पिछले साल अगस्त में उनका निधन हो गया था। कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फेज 1 का आज उद्घाटन हो गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वी भारत के विकास में विशेष जोर है। नई मेट्रो सेवा की शुरुआत से कोलकाता के लोगों की जिंदगी आसान होगी। कोलकाता के सेक्टर 5 को सॉल्ट लेक स्टेडियम से जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के पहले फेज में फिलहाल करीब 6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन तैयार है। इसकी खासियत है कि मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे के अंडर वाटर टनल से गुजरेगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मेट्रो सर्विस का पहला भाग फर्स्ट फेज डेडिकेट करने जा रहे हैं सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर उनके 141वें 141st बर्थ एनिवर्सरी पर। विकास को तेज गति देना, यही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के आज पहले फेज के इनॉग्रेशन में झलकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।